आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा क्या होता है गैस पेपर रेखा का और पुणे यूनिवर्सिटी जो आपका एग्जाम होगा। अभी सब्सिडरी का एग्जाम चल रहा है तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ सब्सिडरी हिस्ट्री। सब्सिडरी में जिनका जिनका हिस्ट्री है उनके बारे में बताऊंगा। तो आज का क्वेश्चन क्या है मेरा कि शेरशाह सूरी के शासन व्यवस्था का वर्णन करें। किसका वर्णन करें? शेरशाह सूरी का जो शासन व्यवस्था है उस पर वर्णन किया जाए। तो मैं आज इन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा। तो आइए मेरा वीडियो लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए कि मैं क्या क्या बताने वाला हूँ। इससे आपको सारा जानकारी दूंगा। इससे शेरशाह सूरी से रिलेटेड जितना भी जानकारी है मैं देने के लिए आज तैयार हूँ। आप लोग समझिए और मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो शेरशाह सूरी की शासन व्यवस्था का क्या क्या वर्णन है, क्या बताया गया है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो लिखना क्या है, सबसे पहले उसकी लिखना क्या परिचय के बारे में लिखना है। किसके? शेरशाह सूरी के बारे में, परिचय के बारे में लिखना है। तो मैं आता हूँ बताता हूँ शेरशाह सूरी के। तो शेरशाह सूरी के जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। किसमें हुआ था? 1472 ईस्वी में हुआ था। इनका शासनकाल भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। अपनी शौर्य एवं प्रतिभा के बलबूते पर उसने विशाल साम्राज्य कायम किया और चौमुखी विकास किया। देखिए, अगर आप लोग इसमें लिखा हुआ कहीं भी गलत होता है तो आप लोग उनको सही कीजिएगा और मेरे गलत पे आप लोग नजर नहीं दीजिएगा। और मैं चाहता हूँ कि इससे और भी अच्छा लिखूँ आप लोगों के लिए, कोशिश है मेरी। अगर मेरा कहीं पे छूट गया है हरसुकार उसुकार अनुसुकार तो कुछ गलत हो रहा है तो आप इन गलत चीज़ पे नज़र नहीं दीजिएगा और आप चाहे ऐसा कीजिएगा कि अच्छा से अच्छा लिखें। तो आइए आप बताता हूँ। शेरशाह सूरी के शासन प्रबंध इस प्रकार है। क्या है? अब इसका मतलब आपको हम बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, छोटा छोटा करके अब मैं बताऊंगा आपको, ताकि आपका तो इस प्रकार है। केंद्रीय शासन व्यवस्था। देखिए, शेरशाह सूरी का जो शासन व्यवस्था है उसमें पहला क्या था? केंद्रीय शासन व्यवस्था था। उसमें पहला, उसमें सभी राज्य में व्यवस्था केंद्र के निर्देशानुसार संचालित होती थी, जिसका प्रधान सरदार होता था। जिसके सभी संचालन जो है वो संचालन जो करता व्यवस्था तो उसमें सभी प्रधान सरदार होता था। क्या होता था? निर्देशानुसार संचालित होती थी, जिसका प्रधान सरदार होता था। प्रशासन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए विभिन्न विभागों की स्थापना की गई थी। कि संचालन को जो चलाने के लिए जो है वो अपने विभिन्न प्रकार की विभिन्न मतलब निर्देशानुसार अपनी अपनी मतलब आदमी सबको लगा दिया था और अपनी अपनी संता की मेरा जो शासन व्यवस्था है वो अच्छा से चल सके। तो अपने अपनी ढंग के लिए विभिन्न विभागों में स्थापना की गई थी। प्रत्येक विभाग में एक मंत्री नियुक्त किया जाती थी। प्रत्येक विभाग मतलब जितना भी विभाग था प्रत्येक में एक मंत्री नियुक्त किया जाता था। वहाँ पे मंत्री नियुक्त करके रखता था। यह मंत्री केवल परामर्शदाता होते थे। यह मंत्री का काम सिर्फ परामर्श देना, मतलब सलाह देना, राय देना, मशवरा करना, इसका काम सिर्फ यही था। किसी भी समस्या का समाधान का अंतिम निर्णय राजा के पास होता था। देखिए, कोई भी समस्या है तो उसका अंतिम निर्णय जो है वो राजा के पास ही होता था। किसके पास? राजा के पास। ये सिर्फ परामर्श देने का ही था मंत्री। सूरी ने अपने प्रशासन में सुधार लाने के लिए 4 विभाग की स्थापना की थी। देखिए, सूरी जो है वो शेरशाह जो सूरी था वो केंद्र शासन जो व्यवस्था चलाई थी और इसको अच्छा से चलाने के लिए क्या किया था? वो 4 प्रशासन व्यवस्था में 4 क्या किया था? यहाँ पे शेरशाह सूरी ने अपने प्रशासन में सुधार लाने के लिए मतलब अपने प्रशासन में सुधार क्या है कि अपना प्रशासन को हम कैसे चलाएं, मेरे प्रशासन हमेशा अच्छा काम करे, इसके लिए 4 विभाग बनाया था। तो क्या है? विभाग की स्थापना की थी। दीवान ए आमिर, किसी भी समस्या या समाधान का अंतिम निर्णय राजा के पास होता था। सूरी ने अपने प्रशासन की सुधार लाने के लिए 4 विभाग नियुक्त किया था। देखिए, मेरा यहाँ पे सूरी थोड़ा गलत है, आप लोग सही कीजिएगा इसको। तो किया था। देखिए, दीवान ए विजारत ये किस पे आता था? तो ये आता था किस पे? यहाँ पे दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज का ये 4 भाग है। कौन कौन भाग? दीवान ए विराजत। इस विभाग का प्रधान वजीर कहलाता था। इस विभाग का जो प्रधान है वह वजीर कहलाता था। क्या कहलाता था? वजीर। वह एक साथ प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री दोनों का भूमिका निभाता था। एक साथ प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जो है वो दोनों का भूमिका निभाता था। मंत्री कितने? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, ऐसा मंत्री जो होता है। तो यहाँ पे 2 मंत्री का नाम दिया गया है।
उसका दूसरा स्टेप में क्या है कि दीवान ए आरिज इस विभाग का दीवान आरिज ए मालिक कहलाता था। इस विभाग का जो दीवान ए आरिज है वह इस विभाग का मालिक कहलाता था। इसका प्रमुख काम राजकीय सैनिकों की नियुक्ति, सेना का संगठन एवं नियंत्रण करने का अधिकार था। क्या था? इतना सब इसका काम था, नियंत्रण करने का अधिकार था। इस प्रकार वह साम्राज्य का प्रथम सेनापति होता था। दीवान ए आरिज जो है उस सेना का प्रथम सेनापति होता था। इस प्रकार इतना प्रकार की बात। दीवान ए शरारत तीसरा नंबर में है। दीवान ए शरारत इस विभाग के प्रधान को विदेश मंत्री कहा जाता था। इस दीवान का जो प्रधान होता था उसको विदेश मंत्री कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? शायद उसको विदेश भेजता होगा, इसलिए कहा जाता था। आगे देखिए क्या कहता है। इसका प्रमुख कार्य विदेशों में भारतीय राजदूत की नियुक्ति एवं विदेशी राजदूतों से निकटता स्थापित करना था। देखिए हुआ ना बात वही, विदेश में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति, देश विदेश का जो काम करता था इसके दीवान ए सराजत इस रखा गया था इसका। दीवान ए इंसाफ। अब देखिए दीवान ए इंसाफ में क्या होगा कि यहाँ पे इंसाफ है तो इससे तो कुछ समझ में ही आ ही जाता है। ये विभाग शाही घोषणा एवं आदेशों को प्रचारित करता था। ये क्या करता था? ये विभाग शाही घोषणा विभाग, ये शाही घोषणा जो है, ये शाही घोषणा इस पे ज्यादा फोकस देता था एवं आदेश को प्रचारित करता था। साथ ही सरकारी रिकॉर्ड भी तैयार करता था। कौन? दीवान ए इंसाफ। दीवान ए इंसाफ का बात यहाँ कह रहा है। उसके बाद आइए आगे फिर क्या कहता है। प्रांतीय शासन व्यवस्था। देखिए प्रांतीय शासन व्यवस्था में क्या है कि प्रांतीय शासन व्यवस्था के विभिन्न विभागों इसका इक्ता कहा जाता था। विभिन्न विभागों को इक्ता कहा जाता था। इक्ता यहाँ पे क्या है? इक्ता है, इक्ता है, इक्ता कहा जाता था। किसको? विभिन्न विभागों को। इक्ता केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी होते थे। इक्ता क्या है? वो केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी होते थे। प्रांतीय शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे तीन भागों में बांटा गया। देखिए प्रांतीय शासन जो है उसको चलाने के लिए इसे 3 विभागों में बांटा गया था। किसको? प्रांतीय शासन व्यवस्था को। उसके बाद पहला क्या है? ठीक है, जिला प्रशासन, उसके बाद परगना प्रशासन, उसके बाद ग्राम रक्षा ग्राम प्रशासन। ठीक है, पहला में क्या है? जिला प्रशासन। ठीक है, प्रांत को 47 जिलों में विभक्त किया गया था। प्रत्येक जिले में प्रधान सिकंदर एवं प्रधान मुंसिफ नामक 2 अधिकारी होते थे। सिकदार के पास सैनिक टुकड़ी होते थे। सिकदार के पास सैनिक जो है वो टुकड़ी होते थे जो शांति स्थापित करने का काम करती थी, जबकि मुंसिफ न्यायाधीश होते थे। यहाँ पे क्या है? सैनिक टुकड़ी किसके पास था? सिकदार के पास था। और न्यायाधीश किसके पास था? मुंसिफ न्यायाधीश किसके पास था? शांति स्थापित करते थे। उसके बाद आइए दूसरा में क्या है? परगना प्रशासन। इसमें क्या कहता है कि शेरशाह ने जिले को अनेक परगना में विभाजित किया। परगना प्रशासन से ही परगना मतलब परगना क्या विभाजित कर दिया, जिसका नाम परगना रखा गया, विभाजित कर दिया था। जिसका प्रमुख पदाधिकारी सिकदार, मुंसिफ, कोषाध्यक्ष, एक हिंदी एक फारसी लेखक की बहाली की थी। किसमें? परगना प्रशासन में। इसमें मेन क्या है? मुख्य क्या है? तो पदाधिकारी सिकदार, मुंसिफ, कोषाध्यक्ष, एक हिंदी एक फारसी लेखक की बहाली करती थी। इसमें किसमें? परगना प्रशासन में। उसके बाद आइए क्या है? ग्राम प्रशासन। ग्राम प्रशासन में क्या कहा गया है देख लेते हैं। इसमें भी ग्राम प्रशासक परगना को ग्राम प्रशासक में बांटा गया। देखिए ग्राम प्रशासक जो है परगना, उसको ग्राम प्रशासक में बांटा गया था, जो गांव का शासन पंचायतों द्वारा चलाया गया था। जो ये बांटने के बाद क्या हुआ, इसका शासन व्यवस्था जो है ये पंचायतों में ही चलाने का काम था, ग्राम प्रशासन को चलाया गया था। जैसे अभी यह बनता है ना कि निम्बर सब बनता है, सरपंच सब बनता है, ये सब तो इसी तरह उस समय भी हुआ होगा, तब ना ग्राम में बांटा है, पंचायत में बांटा है, उस समय पंचायत व्यवस्था चलता होगा। प्रमुख कार्य सफाई, सिंचाई, शिक्षा, प्रकाश एवं छोटे छोटे ग्रामीण विवादों का निपटारा इसमें ग्राम प्रशासन में करता था। छोटे छोटे
मतलब कि भेदभाव जो होता है उत्पन्न होता है, झगड़ा उगड़ा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा कहीं बात हो गया उस पर इसका हमेशा फोकस रहता है, इस पे हमेशा वो ध्यान देने का योग्य बना रहता है। किसको? ये प्रशासन में क्या है, ग्राम प्रशासन को। सैनिक व्यवस्था। अब दूसरा टॉपिक क्या है? सैनिक व्यवस्था। सैनिक व्यवस्था में देखिए, शेरशाह खुद एक महान एवं पराक्रम योद्धा था। यहाँ पे पराक्रम शायद गलत हो रहा है, तो पराक्रम आप लोग सही देखिएगा, योद्धा था। इसलिए इन्होंने खुद सैन्य व्यवस्था पर ध्यान दिया और अपनी सेना को 4 भागों में बांटा। कि ये सैनिक व्यवस्था जो है ये भी 4 भागों में बांट दिया। वहां तो बांट रहा ही था प्रशासन व्यवस्था को, यहाँ भी सैनिक व्यवस्था को भी बांट दिया 4 भागों में। पहला क्या? घुड़सवार सेना, बंदूकीधारी सेना, पैदल सेना, हस्ती सेना। हस्ती मतलब हाथी होता है। देखिए, इनमें प्रथम 2 सेना शेरशाह की शक्ति का आधार था। प्रथम जो 2 सेना था, कौन कौन? घुड़सवार सेना और बंदूकी सेना। ये किसका था? तो ये शेरशाह सूरी का शक्ति का आधार, मतलब उसका मतलब दाहिना और बायां हाथ था। कहा मानना है, ये हकीकत में तो कह नहीं पाएंगे। जिसकी संख्या लगभग 2 लाख थी। देखिए, इस सेना जो है घुड़सवार सेना और बंदूकी सेना, इसकी संख्या 2 लाख थी। 2 लाख, समझ रहे हैं ना? और पैदल सेना और हस्ती सेना, इसका संख्या बहुत कम था। उसके बाद न्याय व्यवस्था में जो आते हैं, तो इसमें क्या है कि इनकी लोकप्रियता का प्रमुख कारण एक न्याय व्यवस्था था। इनकी शासन काल में न्याय जाति, धर्म एवं व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर था। इन्होंने अपने पुत्र आदिल खां को एक स्त्री के साथ गलत व्यवहार किया था। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, कौन कहता है? शेरशाह सूरी यहाँ पे कहता है, इन्होंने अपने पुत्र आदिल खां को एक स्त्री के साथ गलत व्यवहार किया था, जिस कारण सूरी ने उसे कठोर दंड देकर एक आदर्श सत्यापित किया था। अपने पुत्र को ये दंड जो दिया, तो एक आदर्श सत्यापित किया अपने समाज में, अपने प्रशासन में, अपने क्षेत्र में, अपने देश में। और यहाँ पे क्या कहता है कि राजा तो राजा होता है, सम्राट होता है, लेकिन उसको तो सही गलत हमेशा देखना पड़ता है। इसलिए चाहे कोई भी हो, अपना रिश्तेदार क्यों ना हो, अपना फैमिली क्यों ना हो, लेकिन उससे गलत किया है तो गलत है, उसका सजा होना चाहिए तो होना चाहिए। तो न्याय व्यवस्था में ये सब देखा गया। तो ये देखिए शेरशाह सूरी का आपको कैसा लगा, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर भी कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।